ओके, वेलकम आप सभी का। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हमारे लास्ट टेस्ट को, जिसमें प्लांट मूवमेंट्स, ग्रोथ, सेनेसेंस और जो प्लांट रिदम्स हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ये था कि विच वन इज एग्जाम्पल है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का। हालांकि लाइट की साइड में जो जाना होता है ना, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल बताना है, जिसको साइकल्स की कोऑर्डिनेट रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन से बाहर आती हैं, तो वो है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। मैंग्रोव की जड़ें हैं, ये भी दलदल से बाहर आती हैं, ये भी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। ट्रापा, जिसको कि अपन सिंघाड़ा बोलते हैं, उसकी जड़ें पानी के ऊपर तैरती हैं, वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, ग्रीन हो जाती हैं, तो वो लाइट की तरफ जाती हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये हमारा राइट आंसर है ना। और ऑर्किड की जड़ें हैं कि ऑर्किड ऊंचाई वाले जो पेड़ हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं, एज एपिफाइट, उनकी जड़ें नीचे लटकती हैं, तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। तो कौन सा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना था। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म जो है कि लाइट की तरफ फोटोसिंथेसिस वाला भाग जाएगा, तो ट्रापा की जड़ें इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाइपोजियल फ्रूट्स जो बनते हैं, मूंगफली जो बनती है वो जमीन के नीचे से हमें मिलती है, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लोवर जो आता है पौधे में, वो तो जमीन से ऊपर आता है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर बाद में जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो जमीन के अंदर होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो है वो लाइट की तरफ होता है सारा, और उसके बाद में डार्क की तरफ जाता है ना। तो जमीन की तरफ जाना है वो जियोट्रोपिज्म से जुड़ता है, लेकिन एक्चुअल में ये केस है, ये जियोट्रोपिज्म का नहीं होता, ये फोटोट्रोपिज्म का होता है। और जब जमीन के अंदर या डार्क की तरफ कोई जाता है तो वो हो जाता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो गायनोफोर होता है, उस गायनोफोर का रोल होता है कि वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करके जमीन के अंदर की तरफ जाता है। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म नहीं है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में भी आप नहीं लेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म तो हो ही नहीं सकता है। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई सा भी नहीं है, सही आंसर होगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि स्टेटोलिथ्स हैं वो क्या होते हैं ना। देखो जैसे कि अपन बात करते हैं कि ऑक्सीजन वगैरह में भी हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, कि ग्रेविटी को सेंस करने के लिए कुछ स्पेशल प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो एक प्रकार से जो सेल्स हैं उनके अंदर सेटल डाउन होती हैं ना, ग्रेविटी को सेंस करके भारी होती हैं, इसलिए वो बैठती हैं, और उनका जो सेंसिंग है वो ग्रेविटी के काम आता है। तो ग्रेविटी को सेंस करने, जैसे आप कोई जड़ें दिखाते हो कि ये कोई जड़ है, इसको मूवमेंट करना है, नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो स्टेटोलिथ्स हैं वो नीचे की तरफ जम जाते हैं, और फिर हमारा ऑक्सीजन का रोल आता है कि वो यहाँ तेजी से सेल डिवीजन कराता है, तो हमारी जड़ें नीचे की तरफ मूव करती हैं। तो स्टेटोलिथ्स का कनेक्शन ग्रेविटी को सेंस करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है क्लाइनोस्टेट, इंस्ट्रूमेंट का नाम है कि क्लाइनोस्टेट जो यंत्र होता है उसका इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करते हैं। तो प्लांट्स ग्रेविटी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका पता लगाने के लिए क्लाइनोस्टेट का सहारा लिया जाता है। तो ग्रेविटी रिस्पॉन्सेस को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है क्लाइनोस्टेट। वैसे भी थोड़ा सा क्या है कि बाय नेम क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके कंप्यूटर एग्जाम्स में ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसके बाद में नेक्स्ट पूछा गया था कि जो टर्सरी रूट्स होते हैं, है ना, जैसे पौधे में जड़ें निकलती हैं, प्राइमरी रूट निकलती है, फिर सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, और फिर टर्सरी रूट्स निकलती हैं। तो टर्सरी रूट्स जो निकलती हैं वो किसका एग्जाम्पल है। तो टर्सरी रूट्स आप देख पा रहे होंगे कि लगभग समानांतर निकलती हैं, तो इसको अपन बोलते हैं डायाजियोट्रॉपिक। तो पहली जड़ें होती हैं वो ऑर्थो होती हैं, दूसरी जो होती हैं वो प्लेजियो होती हैं, और थर्ड वन वाली जिसको कि क्वेश्चन में पूछा गया था वो बिल्कुल से डायगोनल पे होती है, 90 डिग्री के ऊपर होती हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो प्राइमरी जड़ों के लगभग 90 डिग्री पे होती हैं, तो हम इसको बोलते हैं डायाजियोट्रॉपिक। एजियोट्रॉपिक कोई वर्ड नहीं होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन था कि जैसे पोलन ट्यूब्स ग्रो करती है ना, जैसे जब हम बात करते हैं पोलिनेशन की तो पोलन से वो लैंडिंग करते हैं फिर जर्मिनेट करते हैं, पोलन ट्यूब ओवरी की तरफ मूव करती है, तो वो जो केमिकल्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके रिस्पॉन्स में मूवमेंट होता है। तो न्यूट्रिएंट्स हैं वो केमिकल की कैटेगरी में आते हैं, और जब कोई भी जो ग्रोथ है वो केमिकल के रिस्पॉन्स में होती है तो हम इसको कीमोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। तो फोटो, जियो, थिग्मो ये सब इसमें नहीं आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कुछ पौधों में हम स्लीप मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं कि ना, कुछ पौधों की पत्तियां हैं वो दिन में देखें तो वो खुली हुई होती हैं, रात को देखें तो शाम होने के बाद वो बंद हो जाती हैं, उसको अपन स्लीपिंग मूवमेंट बोलते हैं। तो जो स्लीपिंग मूवमेंट है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? देखो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है, एक तो दिया हुआ है ग्रोथ, एक दिया हुआ मूवमेंट। तो ये ग्रोथ नहीं है, मूवमेंट का एग्जाम्पल है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा इसमें जो क्राइटेरिया है वो है कि ये पाराटोनिक है या ये ऑटोनॉमिक है। तो अगर कोई भी रिस्पॉन्स है वो बाहर के सिग्नल्स की वजह से आता है तो अपन पारा बोलते हैं, और जो इंटरनल बॉडी का जो सिस्टम है उसकी वजह से अपने आप ही आता है तो उसको अपन ऑटोनॉमिक बोलते हैं। तो स्लीपिंग मूवमेंट है वो सनराइज और सनसेट के ऊपर डिपेंड करता है ना, बाहर एनवायरनमेंट के जो सिग्नल्स उन पर डिपेंड करता है। तो जब आप बाहर से डिपेंड कराएंगे तो ये हो जाएगा पाराटोनिक, और वैसे क्या है ये मूवमेंट। तो आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन नंबर सेकंड कि पाराटोनिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। हाँ, अब देखिए इससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन ही था, और ये थोड़ा सा क्या है कि ज़्यादा प्रचलित नाम भी है कि इंडियन टेलीग्राफ प्लांट जो होता है, इसकी पत्तियां वो हिलती रहती हैं। तो इसकी पत्तियां अपने आप ही हिलती रहती हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल पता है तो आप ध्यान दे लेंगे कि इंडियन टेलीग्राम प्लांट जो होता है उसकी पत्तियां हैं वो लगातार मूवमेंट करती हैं। तो पहली बात तो ये मूवमेंट होगा, और फिर दूसरी बात ये कि इसको बाहर के किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है, यानी कि ये ऑटोमेटिक खुद ही करता है। तो आंसर क्या आएगा अपना? ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है ना। ग्रोथ और मूवमेंट में जो डिफरेंस होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जो भी आप एग्जाम्पल देख रहे हो वो किस प्रकार का है या उसका मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा उसका ध्यान होना जरूरी है, देन अपन करेक्ट आंसर दे देंगे ना। तो ऑटोनॉमिक जो मूवमेंट है उसका एग्जाम्पल है कि इंडियन टेलीग्राफ प्लांट की पत्तियां हैं, उनके जो लीफलेट्स हैं वो हिलते रहते हैं, पत्ती कंपाउंड होते हैं उसमें लीफलेट हिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि थर्मोनेस्टी का एग्जाम्पल क्या है? देखो जहाँ भी थर्मो आता है तो कनेक्शन हो जाएगा आपका टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर से जुड़ा हुआ जो है ना प्लांट मूवमेंट है वो आपको इसके अंदर काउंट करना है। तो मार्सिलिया है ना, एक टेरिडोफाइट है, उसको आप जानते हैं। एल्बीजिया जिसको आप देखें तो ये सिरस का पौधा होता है जिसकी पत्तियां रात में सो जाती हैं। निम्फिया एक हाइड्रोफाइट है, और क्रोकस जो है वो जो अपना कैसर होता है उसको बोलते हैं। तो कैसर के पौधों के अंदर जो फ्लावर की ओपनिंग होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इनमें से आपको ये देखना था कि कौन सा पौधा टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में कोई मूवमेंट देता है। तो आंसर क्या है? क्रोकस होगा, कि यहाँ केसर के जो फूल हैं वो टेम्परेचर को रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि वो थर्मोनेस्टी का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन था कि जो थिग्मोनेस्टी है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो देखो थिग्मोनेस्टी का मतलब होता है कि जैसे ही कोई स्पर्श करे और उसके बाद में वो जो आपका रिस्पॉन्स है मूवमेंट का वो देखने को मिले। तो थिग्मोनेस्टी आपको जो कीटहारी प्लांट होते हैं ना, ड्रोसेरा जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कि इसकी जो पत्तियां उनके ऊपर जैसे ही कोई इंसेक्ट बैठता है तो बैठने का जैसे उसको सेंस होता है पत्तियां चिपक जाती हैं और इंसेक्ट को वो कैप्चर कर लेता है। तो ड्रोसेरा इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही इससे मिलता जुलता आता है टच मी नॉट है ना, जो छुई मुई के पौधे होते हैं उनको अपन टच मी नॉट के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक बहुत पैट नाम होता है कि प्लांट मूवमेंट्स के अंदर टच मी नॉट या छुई मुई का मेंशन है, वो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि इससे जुड़ा हुआ कोई बात आपसे पूछी जा सकती है। तो टच मी नॉट प्लांट जिसका एग्जाम्पल है वो है सिस्मोनेस्टी का, यानी कि हल्का सा भी आप उसको हिलाएंगे ना उसमें जो कंपन होता है ना, सिस्मो का मतलब कंपन होता है। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसका जो ग्राफ होता है वो सिस्मोग्राफ होता है।
तो थोड़ा सा टर्म्स का वो पता होना चाहिए कि छुई मुई के अंदर आप पौधे को हिलाएंगे या पत्ती को आप हवा से फूंक भी मार देंगे तो वो रिस्पॉन्स देता है। तो टच करना जरूरी नहीं है, कंपन जरूरी है। उसमें हल्का सा चेंज होते ही जो पल्विनस है उसके अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसका डिफरेंस कोज हो जाता है और पत्तियां हैं वो ड्रूप डाउन हो जाती है। तो छुई मुई है वो किसका एग्जाम्पल आएगा, सिस्मोनेस्टी का एग्जाम्पल आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि प्लांट मूवमेंट विदाउट ट्रिगर प्रेशर चेंज, कि ऐसा प्लांट मूवमेंट आपको बताना है जिसमें ट्रिगर प्रेशर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो देखो स्लीपिंग मूवमेंट जो होती हैं, पत्तियां स्लीपिंग मूवमेंट देती हैं तो उसमें जो पल्विनस होता है, पत्तियों के जो आधारीय भाग होते हैं, लीफलेट के जो आधारीय भाग होते हैं, उनका जो ट्रिगर प्रेशर है उसमें चेंज की वजह से ही पत्तियां शिथिल होती हैं और खुलती है। तो इसमें तो काम करता है। अगर हम छुई मुई की बात करेंगे तो उसमें भी जो पल्विनस है उसमें ट्रिगर प्रेशर काम करता है। रूट ग्रोथ जो होती है सॉइल के अंदर उसमें ट्रिगर प्रेशर का कोई रोल नहीं है। इंसेक्ट जो कैप्चर करते हैं ड्रोसेरा के पौधे, उनमें भी पत्तियां बंद होती हैं तो ट्रिगर प्रेशर का रोल आता है। तो ट्रिगर प्रेशर का रोल कहाँ पे नहीं है, तो आंसर क्या आएगा कि रूट जो जड़ें सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं उसमें ट्रिगर प्रेशर का कोई रोल नहीं है। बाकी आप स्लीपिंग मूवमेंट की बात करें, टच मूवमेंट की बात करें या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करें तो वो सब ट्रिगर प्रेशर के चेंज के ऊपर बेस्ड होता है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ये था कि यूनिलैटरल टच। यूनिलैटरल टच का मतलब होता है लगातार एक ही साइड में टच होते रहना, और यूनिलैटरल टच के आधार पे जो ग्रोथ है वो कौन सी ग्रोथ है वो है, उसका एग्जाम्पल जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से क्या होगा। तो देखो क्लास में भी अपन ने बात की थी कि अगर कोई स्ट्रक्चर लगातार एक ही साइड के अंदर टच करती रहे, है ना, जैसे एक साइड में ही टच करते रहे दूसरी साइड में टच ना करे तो वो यूनिलैटरल टच कहलाता है। तो लीफ फोल्डिंग जो होता है वो तो एक अलग ही मैटर है जिसमें पत्तियां स्लिपिंग मूवमेंट देती हैं, वो यूनिलैटरल से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। पत्तियां जो छुई मुई के अंदर पत्तियां आप जैसे हिलाएंगे तो वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं, उसको ड्रॉपिंग बोलते हैं, वो भी इसका कोई मतलब नहीं है इससे। रूट ग्रोथ इन ऑर्किड्स कि ऑर्किड की जड़ें नीचे की तरफ जाती है, वो जियोट्रोपिज्म का मतलब है, उसमें टच का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो क्लाइंबर स्टेम जो होते हैं ना, कि जो दुबले पतले तने जो होते हैं वो किसी सपोर्ट को यूज़ करके उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो वो जो चढ़ना होता है वो एक ही साइड में चढ़ना होता है कि उसमें घुमाव होता है, लेकिन वो यूनिलैटरल टच के ऊपर बेस्ट ग्रोथ होती है। तो आंसर क्या आएगा अपना, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो अंतर्वैसी मेरिस्टेम होता है उसको अपन इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, उसकी एक्टिविटी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि 3 ऑप्शंस में आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम का रोल मिलेगा और एक में नहीं मिलेगा। तो वो जिसमें नहीं मिलेगा वो अपना आंसर आएगा। देखो इंटरनोड जो लंबाई में वृद्धि करती हैं, शुगर केन के पौधे हैं, गन्ना अपन जो देखते हैं या दूसरे घास अपन लेते हैं, तो उसमें इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाने के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम काम करता है, यहाँ तो रिस्पॉन्सिबल है। एक्टोकार्पस का फिलामेंट अगर आपने एल्गी तैयार किया तो आप जानते हैं कि एक्टोकार्पस के जो फिलामेंट्स हैं उनके अंदर इंटरकैलरी जो सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक एक्शन देके फिलामेंट की वृद्धि कराती हैं। तो ये भी सही बात है। इक्विसिटम जो कि एक टेडोफाइट है उसके अंदर भी नोड इंटरनोड होती हैं, उसकी हाइट का जो मैटर है वो भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो टीनोस्पोरा जिसको कि अपन गिलोय बोलते हैं, तो गिलोय की जो जड़ें हैं वो कई बार क्या होता है कि पौधे की जो शाखाएं हैं उनसे जड़ें नीचे की तरफ लटकी रहती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत बड़े बड़े ट्री के ऊपर जो काफ़ी सारी गिलोय की बेल होती है ना, उनसे जड़ें नीचे लटक जाती हैं। तो लटकी हुई जड़ें हैं वो एरियल रूट्स हैं, उनके अंदर कोई इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होता है, वो एक्चुअल में एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से डेवलप होती है। जड़ें ग्रो करें, ग्रोथ आपको मिलेगा, लेकिन वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से नहीं है। और गिलोय की जड़ को थोड़ा सा और भी ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब ये हवा में होती है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करती है। जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन में देखा था कि जो सिंघाड़े की जड़ें हैं वो फोटोसिंथेसिस करती है, वैसे गिलोय की जड़ें जो कि
हवा में लटकी हुई हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो आपको दूसरा कोई इश्यू इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, कोई भी आप एग्जाम्पल तैयार कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा आइडिया रखना आपको। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ये था कि ग्रोथ से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है कि लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो कॉन्सेप्ट है ये किन्होंने दी थी, तो ये ब्लैकमैन ने 1919 के अंदर ये उनका दिया हुआ है कि जो ग्रोथ है वो एक प्रकार से जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि बहुत तेज़ी से जो ब्याज है वो जुड़ के और जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ब्लैकमैन ने कुछ उसी प्रकार से ग्रोथ को समझाने के लिए दिया था, तो आंसर है ब्लैकमैन। और फिर इसी से जुड़ा हुआ था कि एफिशिएंसी इंडेक्स वैल्यू क्या होती है ना। ग्रोथ के अंदर जो हम एफिशिएंसी इंडेक्स वैल्यू बताते हैं तो वो क्या होती है। एक्चुअल में एफिशिएंसी इंडेक्स वैल्यू को अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर का मतलब होता है रेट। तो आंसर अपना आएगा ग्रोथ रेट जो होती है। ग्रोथ आउटपुट तो क्या बन के आ रहा है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो एक दक्षता के लिए होता है, कांस्टेंट नहीं है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं है। तो आंसर क्या है, एफिशिएंसी इंडेक्स जो ग्रोथ रेट होता है यानी कि आर, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ये था कि ग्रोथ पैटर्न्स आर ऑब्टेन्ड बाय, ये देखो एक दो चीज होती है, एक तो होता है ग्रोथ, एक होता है ग्रोथ का तरीका, उसको बोलते हैं अपन पैटर्न। जैसे आपने कहा कि डे 1 से लेके डे 10 तक कितनी ग्रोथ हुई, वो तो हो गया टोटल ग्रोथ, और कैसे हुई वो होता है पैटर्न। तो कैसे हुई का मतलब हर दिन कैसे हुई या हर घंटे उसमें ग्रोथ का कोई चेंज आपको कैसे मिला। तो पैटर्न को लेके क्वेश्चन था। तो पैटर्न को अगर आपको जानना है तो आपको एक खास प्रकार के ऑक्सीजनोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको अपन पेपर्स ऑक्सीजनोमीटर बोलते हैं। और ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो ग्रोथ है उसको एक कार्बन की जो परत होती है उसके ऊपर एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करके देता है। तो हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि टाइम के साथ में ग्रोथ है वो कैसे आ रही है। तो सिंपल अगर आपको ग्रोथ मेजर करनी है तब तो कोई भी ऑक्सीजनोमीटर कर सकता है, बट अगर आपको पैटर्न चाहिए तो आपको ग्राफ वाला चाहिए जो ग्राफ बना के देता है, यानी कि पेपर्स ऑक्सीजनोमीटर आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार इसमें कंफ्यूजन के साथ में ये दिक्कत करता रहता है कि व्हाट इज करेक्ट फॉर द क्यूसेंट स्टेज। तो ग्रोथ के अंदर जो क्यूसेंट स्टेज होती है जिसको अपन G0 बोलते हैं, ये क्या होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इस स्टेज के अंदर सेल जिंदा भी होती है, उसमें मेटाबॉलिज्म भी चल रहा होता है, वो ग्रोथ भी करती है, लेकिन वो डिवाइड नहीं करती, यानी कि सेल डिवीजन जो है वो बंद रहता है। तो आंसर अपन को देना सेकंड। ग्रोथ इसमें होती है, मेटाबॉलिज्म को अपन एक्टिविटी बोलते हैं, वो भी होता है। तो ये ओनली सेल डिवीजन बंद होने का मैटर है। तो 0 सेल डिवीजन क्वेश्चन स्टेज के लिए करेक्ट चीज रहेगा। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइटोजेरेंटोलॉजी क्या होता है। जैसे फाइटो नाम जुड़ गया तो ये प्लांट से हो जाएगा, और वैसे सिंपल जेरेंटोलॉजी पूछेंगे तो आप इसको प्लांट एनिमल दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। तो जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है एजिंग से जुड़ा हुआ जो अध्ययन होता है, यानी कि स्टडी ऑफ एजिंग को अपन जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। तो प्लांट्स के केस में ये फाइटोजेरेंटोलॉजी हो जाएगा, एनिमल्स के केस के अंदर आप इसको जू जेरेंटोलॉजी बोल सकते हो। वैसे सिंपल टर्म जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है एजिंग का पता लगाना या एजिंग के बारे में जानना। ओके, अगला क्वेश्चन था कि विच वन इज नॉट ए डेड सेल। देखो डेड सेल का जो एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है। जो कॉर्क सेल्स हैं वो डेड होती हैं, वेसल सेल्स हैं वो भी मैच्योर होने पे डेड हो जाती हैं, हार्टवुड की सेल्स हैं वो भी डेड सेल्स होती हैं। तो वाउंड यानी कि जहाँ पे कट लगता है वहाँ पे डेड सेल भी हो सकती हैं और वहाँ पे अलाइव भी हो सकती हैं। तो आंसर पर उनको क्या देना है कि जो वाउंड सेल्स हैं वहाँ डेड सेल्स नहीं होती हैं, बाकी आप कॉर्क, वेसल्स, हार्टवुड ये सब डेड सेल्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था कि विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिक फ्रूट। देखो मोनोकार्पिक जो प्लांट है ना, मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार फ्लावरिंग करते हैं, वंस फ्लावर।
तो ऐसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार फ्लावर देते हैं वो मोनोकार्पिक प्लांट्स कहलाते हैं। चाहे वो एक सीजन में दे दें, एक महीने में दे दें, या वो कई सालों में उनका लाइफ साइकिल जो पूरा होता है तो फ्लावरिंग केवल एक बार दें। तो बैम्बू जो है वो लगभग 40 साल के बाद में केवल एक ही बार फ्लावर देता है। वीट है वो अपने एक सीजन है उसमें एक ही बार फ्लावर देता है। अगेव है, अगेव एक प्रकार का जो सेक्युलेंट प्लांट्स हैं वो भी वंस ही फ्लावरिंग देते हैं। रोज जो है ना, जो अपन गुलाब की बात करते हैं तो उसके अंदर तो बार बार फूल आते रहते हैं, तो ये मोनोकार्पिक नहीं है। तो आंसर क्या देना अपन को, रोज, जिसके अंदर आपको मोनोकार्पिक कंडीशन नहीं मिलेगी। बाकी बैम्बू, वीट ये सब मोनोकार्पिक के टिपिकल एग्जाम्पल हैं। बैम्बू तो आपको स्पेशल ध्यान देना है कि बैम्बू से तो कई सारे क्वेश्चन है वो और भी बनते हैं। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये था कि सीक्वेंशनल सेनेसेंस आपको कहाँ नहीं मिलेगा। सीक्वेंशनल सेनेसेंस का मतलब है कि जैसे कोई पहला भाग सेनेसेंस में चला गया, फिर कोई दूसरा चला गया, फिर कोई तीसरा, एक तो पूरा पौधा एक साथ सेनेसेंस में जाता है। एक पौधे के भाग हैं वो अलग अलग टाइम के ऊपर सेनेसेंस में जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सीक्वेंशनल। तो जिसमें आपको नहीं मिलेगा यानी कि जिसमें सब कुछ एक साथ सेनेसेंस में जाए वो इसका आंसर होगा। देखो वैसे तो आप ग्रासेस के बारे में देखेंगे तो ग्रासेस एक साथ में ही सेनेसेंस में जाती हैं, लेकिन जो पेरिनियल ग्रासेज हैं वो अगर आप यहाँ पे मान लें कि कोई पेरिनियल ग्रास है तो वो तो पहली बार सीजन आई तो उसमें ग्रो करेगा, फिर सूख जाएगा घास, फिर अंडरग्राउंड रूट स्टॉक्स उनसे दोबारा से रेनी सीजन आएगी, दोबारा घास पैदा होगी, फिर सूख जाएगा, तो बार बार होगा। तो इसमें तो ऑब्जर्व होगी आपको। ट्रीज हैं उनमें भी आपको ग्रोइंग सीजन के अंदर ग्रोथ आती है, पत्तियां झड़ती हैं, फिर ऐसा होता है, रिपीटेड होता है, सीक्वेंशियल है। क्लाइंबर्स हैं उनमें भी आपको सेम ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन जो एल्गी है उनका थैलस जब मैच्योर हो जाएगा तो वो एक साथ डेड होता है। यानी कि जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि बार बार ग्रोथ होती है, बार बार चीज़ें सेंसेस में जाती है, बार बार झड़ती हैं, वो जिसमें नहीं हो वो आंसर देना है। तो आंसर क्या जाएगा अपना, एल्गी यहाँ पे इन सब में ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ये था कि सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन्स जिनको कि अपन SAG के नाम से जानते हैं आर रिलेटेड टू, यानी कि आपको ये बताना है कि सेनेसेंस के दौरान जो कुछ जीन्स एक्टिवेट होते हैं उनसे कोई प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, उनका कनेक्शन कहाँ कहाँ से है। देखो इथाइलिन है वो सेनेसेंस को बढ़ाता है, तो इथाइलिन बायोसिंथेसिस के जीन्स हैं वो सेनेसेंस में SAG ग्रुप में आएंगे। साइटोकाइनिन है वो जो सेनेसेंस है उसको रोकता है, तो ये नेगेटिवली जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ तो है बट ये नेगेटिवली जुड़ा हुआ है। एब्सिसिक एसिड है वो सेनेसेंस को बढ़ाता है, तो ये भी पॉजिटिवली जुड़ा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि आपके इथाइलिन वाले, साइटोकाइनिन वाले, एब्सिसिक वाले, ये तीनों ही जो जीन्स हैं वो सेनेसेंस से जुड़े हुए हैं, लेकिन दो पॉजिटिव तरीके से जुड़े हुए हैं, साइटोकाइनिन है वो नेगेटिव तरीके से जुड़ा हुआ है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्लांट रिदम्स हैं इनकी जो डिस्कवरी हुई थी या सबसे पहले इनके बारे में जो पता लगाया गया था वो कौन से पौधे में पता लगाया गया था। तो आपको ये तो डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जो फेसियोलस होते हैं ना, कि जो अपन मोठ बीन जो पौधा होता है उसके अंदर ये पता लगाया गया था फेसियोलस। तो आंसर विल बी फेसियोलस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये आपका जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टर्म है और इससे ज़्यादा संभावना भी है कि पूछा भी जा सकता है कि जिट गैपर्स हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो अपन जो प्लांट्स के अंदर जो रिदम्स पढ़ते हैं, जो क्लॉक्स पढ़ते हैं, तो पादप या जो एनिमल्स हैं उनमें भी सेम यही चीज़ होती है कि उनकी जो जैविक घड़ियाँ होती हैं वो बाहर के सिग्नल से अपडेट होती रहती है, उसको एंट्रेनमेंट बोलते हैं, एंट्रेनिंग। तो घड़ियां हैं वो बाहर के सिग्नल से एंट्रेन होती है, और बाहर जो भी होता है ना, थोड़ा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि ऑर्गेनिज्म के बाहर जो कुछ भी होता है उसको अपन एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो जो जिट गैपर्स है वो एनवायरमेंटल सिग्नल्स होते हैं, तो आंसर तो आएगा एनवायरमेंटल सिग्नल।
अब देखो सनराइज सनसेट ये तो एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, टेम्परेचर है वो भी एक पार्ट है, फोटो पीरियड है वो भी एक पार्ट है। तो सबसे सही चीज़ क्या है कि एनवायरनमेंट में सब कुछ आ जाता है, सन भी आ जाएगा, मून भी आ जाएगा, टेम्परेचर भी आ जाएगा, एवरीथिंग उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो एनवायरमेंटल जो सिग्नल्स होते हैं वो जिट गैपर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्केडियन रिदम। तो जो 24 आवर्स की रिदम्स होती है उनको अपन सर्केडियन रिदम्स बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल जो नहीं है वो बताना है। देखो पौधे की पत्तियां हैं वो डेली स्लिप मूवमेंट देती हैं, तो 24 घंटे का रिदम है। गट्टेशन जो होता है कि कुछ घास की पत्तियां हैं, उनकी पत्तियों के जो किनारे हैं, अपेक्स हैं या मार्जिन्स हैं, उनसे लगातार पानी की बूंदें हैं वो नाइट आवर्स में टपकती हैं, उसको अपन बिंदु स्राव या गट्टेशन बोलते हैं। तो ये कोई डेली मूवमेंट नहीं है ना। कोई जरूरी नहीं है कि गट्टेशन हुई, सॉइल में पानी खूब सारा होना चाहिए, टेम्परेचर वार्म होना चाहिए तो होता है, वरना कोई जरूरी नहीं है। तो आंसर तो ये हो जाएगा कि गट्टेशन कोई सर्केडियन रिदम का एग्जाम्पल नहीं है। अब कुछ पौधे जो नाइट के अंदर फ्लावर निकालते हैं, उनको नाइट में अपने पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेंट बनाना है तो वो डेली करना पड़ेगा, यानी कि जब भी उनमें फ्लावर आएगा रात में ही आएगा और रात को ही उनको गंध निकालनी है, तो जो उनका फंक्शन है वो डेली बेसिस वाला है। ऐसे कुछ फ्लावर्स के पैटर्न्स हैं वो खुलेंगे तो डेली खुलेंगे, तो वो मूवमेंट भी डेली वाला है। तो जो डेली वाले मूवमेंट्स हैं वो 24 आवर साइकिल वाले सर्केडियन रिदम्स में आते हैं, तो गट्टेशन का इससे कनेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि पर्टिकुलर एक डाइटम का मतलब है कि ये प्लूरोसिग्मा जो डाइटम्स होते हैं ये जो पानी में रहते हैं, तो वहाँ पानी का पैंदा जो है उसमें तो कीचड़ होता है, जो तलछट होता है उसको अपन कीचड़ बोलते हैं, तो उसमें ये छिप जाते हैं। तो डाइटम्स है वो बार बार कीचड़ में जाके छिपते हैं, तो ये उनका जो ये जो पेरिडिसिटी है, उनका बार बार जो छुपना है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कौन सी रिदम है, तो ये टाइडल रिदम होती है। तो आपको ध्यान देना है कि कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, सर्केडियन रिदम नहीं है, लूनर नहीं है, टाइडल का एग्जाम्पल है, एनुअल नहीं है। तो हर 15 दिन के ऊपर जो होने वाले मूवमेंट होते हैं वो टाइडल मूवमेंट होती है। अगला क्वेश्चन था कि जो डेसिडियस ट्रीज होते हैं ना, जो जिनकी पत्तियां साल में एक बार गिर जाते हैं, जो पर्णपाती होते हैं ना, वो विंटर के अंदर या ऑटम के अंदर उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, तो वो हर साल रिपीट होगा, यानी कि सीजनल है वो, राइट। तो आंसर अपन को देना है एनुअल रिदम, है ना। इसको वैसे फिनोमेना सीजनल है लेकिन साल में एक बार होता है, तो एनुअल रिदम है। तो मोस्टली प्लांट्स जो कि टेम्परेट रीजन में होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर सर्दियों में बहुत ज़्यादा कम चला जाता है, तो पौधे अपनी पत्तियों को साल में एक बार गिराते हैं। तो 365 डेज के अकॉर्डिंग ये चलता है, तो उसको अपन बोलते हैं एनुअल रिदम। तो आंसर विल बी एनुअल रिदम। हालांकि वैसे तो ऑटम भी सर्दी होती है, लेकिन ऑटम रिदम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रिदम या तो सर्केडियन है या जो एनुअल रिदम्स है, तो आपको आंसर देना है एनुअल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो प्लांट्स के अंदर जो जैविक घड़ियां हैं उनको कंट्रोल करने वाले कुछ जीन्स हैं, उनको अपन क्लॉक जीन्स बोलते हैं। और क्लॉक जीन में ही एक जीन का नाम है टॉक1। और टॉक1 जो क्लॉक जीन है वो कौन से पैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है, तो हल्का सा एक लाइन ये है कि जो क्लॉक जीन्स अभी ज्ञात हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, वो डेली वाले हैं, यानी जो 24 आवर साइकिल के लिए काम करते हैं वही है। क्योंकि 365 दिन का साइकिल कोई कंट्रोल करता है, तो इतना लंबा जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये इम्पॉसिबल है। तो अभी जो जीन्स के बारे में हम जानते हैं वो सारे के सारे क्या है, सर्केडियन रिदम वाले, यानी कि 24 आवर साइकिल वाले। और इस टेस्ट का जो आखिरी क्वेश्चन था, अगर हम उसकी बात करें कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बाय रूट्स की जड़ें हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं, तो वो किसके एक्शन से होता है। तो ये हमने ऑक्सीजन के केस में पढ़ा था, ये जो स्टेटोग्लिट्स हैं वो जमा हो जाते हैं और बाद में जो अपोजिट साइड है वहाँ पे तेज़ी से ग्रोथ होती है, और ये ग्रोथ ऑक्सीजन इंड्यूस होती है। तो ऑक्सीजन की वजह से जड़ें हैं वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म देती हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑक्सीजन।
तो आई होप इन माइनर टॉपिक से जुड़े हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। मे भी कहीं आपको डाउट रहा होगा तो वीडियो से आपका वो क्लियर हो गया होगा, है ना। और अपना जो भी नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं उनमें भी आपको कहीं अपडेट करने की ज़रूरत है तो आप इसको ज़रूर से अपडेट करना। थैंक यू सो मच।